अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स। नेक्स्ट जैसा कि हम डिस्कस कर रहे हैं अपना टॉपिक बी जो कि रिस्पिरेटरी सिस्टम के ऊपर है, तो उसमें सेकंड पोर्शन हमारा है अबाउट मैकेनिज़्म ऑफ ब्रीथिंग। तो ब्रीथिंग जो है इसका मैकेनिज़्म क्या है और किस किस वे में ये परफॉर्म होती है उसको जो हम डिस्कस करेंगे। जैसे कि ऑलरेडी हम जानते हैं कि ब्रीथिंग जो है इसमें हम एक्सचेंज हमारी बॉडी में होता है बिटवीन टू गैसेस, लाइक द फर्स्ट वन इज़ द ऑक्सीजन एंड द सेकंड वन इज़ द कार्बन डाइऑक्साइड। तो इन दो गैसेस जो हैं इनका एक्सचेंज होता है हमारी बॉडी में। इस प्रोसेस को हम कहते हैं ब्रीथिंग, यानी इनहेलेशन एंड एक्सहेलेशन का प्रोसेस। तो इसमें अब हमारे पास ये है कि ब्रीथिंग की अगर हम बात करें तो ये हमारे टू वेज में परफॉर्म होती है। द फर्स्ट वन इज़ द इंस्पायरेशन और सेकेंड वन इज़ द एक्सपायरेशन। ठीक है जी। जो इंस्पायरेशन है इसे हम ऑल्टरनेटली इनहेलेशन भी कहते हैं, इनहेलेशन, ठीक है जी। और एक्सपायरेशन जो है इसको हम एक्सहेलेशन भी कहते हैं, एक्सहेलेशन, ठीक है जी। ये टू ऑल्टरनेट नेम्स जो हैं वो यूज़ किए जाते हैं ब्रीथिंग के पर्पसेस के लिए। तो इंस्पायरेशन एंड एक्सपायरेशन, इनहेलेशन एंड एक्सहेलेशन। तो अब हमने इन्हीं दो मैकेनिज़म्स को डिस्कस करना है और हमने ये देखना है कि जो ब्रीथिंग का प्रोसेस है वो किस तरह से परफॉर्म होता है। अगर हम नॉर्मल बात करें तो ब्रीथिंग का प्रोसेस जो है ये मोस्टली परफॉर्म होता है, जो बेसिक प्रोसेस है वो तो लंग्स में ही परफॉर्म होता है, ठीक है जी। लंग्स में बेसिक इसका प्रोसेस जो है वो परफॉर्म होता है। ब्रीथिंग रेट की अगर हम बात करें तो नॉर्मल ब्रीथिंग रेट जो है वो होता है अबाउट 15 to 20 टाइम्स, ठीक है जी, पर मिनट, 15 to 20 टाइम्स। और ड्यूरिंग एक्सरसाइज, अगर हम एक्सरसाइज के दौरान बात करें तो एक्सरसाइज के दौरान जो टाइम जो रेट चला जाता है वो अबाउट 30 पर मिनट पे चला जाता है। यानी कि 15 to 20 टाइम्स नॉर्मल और 30 पे अगर चला जाए तो ये नॉर्मल से एक्सीड हो जाता है। और वो रेट जो है वो ड्यूरिंग एक्सरसाइज होता है, जब हम कोई एक्सट्रीम एक्सरसाइज जो है वो परफॉर्म कर रहे हों। तो ब्रीथिंग रेट जो है वो 20 से क्रॉस करके 30 तक चला जाता है और ये सारा काम परफॉर्म कर रहे होते हैं लंग्स। ये जो दो पॉइंट्स हैं इनको आपने, बहुत इंपॉर्टेंट हैं, इनको आपने याद रखना है, ठीक है जी। तो अब हम देखेंगे कि ब्रीथिंग में जो ऑक्सीजन है और कार्बन डाइऑक्साइड है इनका एक्सचेंज किस तरह से होता है। और याद रखें कि ये सारा का सारा प्रोसेस है एक डिफ्यूजन का, ठीक है जी। और इस सारे चीज़ को डिस्कस करने से पहले मैं आपको ये बता दूं कि डिफ्यूजन है क्या। डिफ्यूजन में ये होता है कि जो मूवमेंट है मॉलिक्यूल्स की वो होती है फ्रॉम हाई टू लो कंसनट्रेशन, ठीक है जी। लाइक फॉर एग्जांपल, अगर ये हमारे पास एटमॉस्फेयर है, दिस वन इज़ द एटमॉस्फेयर एंड दिस वन इज़ द ह्यूमन बॉडी, ठीक है जी। अब अगर तो यहाँ पे ऑक्सीजन की अमाउंट ज़्यादा है और यहाँ पे ऑक्सीजन की अमाउंट लो है तो फिर आप डिफ्यूजन का प्रोसेस के ज़रिए ये अंदाज़ा लगा सकते हैं कि जो एटमॉस्फेयर है यहाँ से ऑक्सीजन मूव करेगी ह्यूमन की बॉडी तक, ठीक है जी। तो इस तरह से ये ऑक्सीजन जो है वो ट्रांसफ़र होती है फ्रॉम हाई टू लो कंसंट्रेशन। और ये प्रोसेस कौन सा है? डिफ्यूजन का। अब सेम इसी तरह अगर आप ये देख लें कि अब ये हाई वाली साइड पे हम कह देते हैं कि ये ह्यूमन बॉडी है और लो वाली साइड पे हम कह देते हैं कि दिस वन इज़ द एटमॉस्फेयर, ठीक है जी। अब हम कहते हैं कि जो हाई वाली कंसंट्रेशन है ह्यूमन बॉडी में वो कार्बन डाइऑक्साइड की है और लो कंसंट्रेशन जो है वो एटमॉस्फेयर में है। तो अब सेम एज इट इज़ वही प्रोसेस डिफ्यूजन का कि ह्यूमन बॉडी जो है अब उसमें कार्बन डाइऑक्साइड की कंसंट्रेशन ज़्यादा है, जैसे कि एटमॉस्फेयर था यहाँ पे ऑक्सीजन की ज़्यादा थी और बॉडी में ऑक्सीजन की कंसंट्रेशन कम थी। तो हाई टू लो की तरफ मूव किया तो एटमॉस्फेयर से ऑक्सीजन मूव की बॉडी की तरफ। अब यहाँ पे बॉडी लिख दी और यहाँ पे लिख दिया एटमॉस्फेयर, तो बॉडी में कार्बन डाइऑक्साइड की कंसंट्रेशन हाई हो गई और एटमॉस्फेयर में कार्बन डाइऑक्साइड की कंसंट्रेशन लो हो गई, जिसकी वजह से हमें डिफ्यूजन का प्रोसेस से पता है कि हाई टू लो मूवमेंट होती है। तो कार्बन डाइऑक्साइड फिर बॉडी से मूव कर गई एटमॉस्फेयर में। तो अब आपको पता चल गया होगा कि किस तरह से एटमॉस्फेयर से ऑक्सीजन हमारी बॉडी में एंटर होती है और बॉडी से जो कार्बन डाइऑक्साइड है वो वापस एंटर होती है एटमॉस्फेयर में। तो ये बेसिकली एक्सचेंज होता है जिसको हम डिस्कस करेंगे यहाँ पे। और ये दोनों प्रोसेस हैं किसके, इंस्पायरेशन के और एक्सहेलेशन के। और जनरल मैकेनिज़्म जो है एक्सचेंजिंग का वो है डिफ्यूजन। तो इसी को हम डिस्कस करेंगे इनहेलेशन और एक्सपायरेशन को।
लाइक अगर हम इनहेलेशन की बात करें या इंस्पायरेशन की बात करें तो इसमें अगर हम देखें तो हमारी रिब्स इन्वॉल्व होती हैं, जो स्ट्रक्चर इन्वॉल्व होते हैं अंदर उनकी बात कर रहे हैं। रिब्स हैं, रिब्स के मसल्स हैं और इंटरकोस्टल मसल्स भी होते हैं। इसी के साथ साथ जो बॉडी का डायाफ्राम है, डायाफ्राम, ठीक है जी, ये इन्वॉल्व है। और यहाँ पे भी यही दोनों पार्ट्स इन्वॉल्व हैं जिसमें रिब्स और साथ में डायाफ्राम, क्योंकि ये डायाफ्राम ही वो स्ट्रक्चर है। अच्छा, अब अगर हम इनहेलेशन की बात करें तो इनहेलेशन में क्या होता है कि जो हमारी रिब्स हैं, ये रिब्स हमारी जो हैं मूव करती हैं अपवर्ड, ठीक है जी, अपवर्ड मूव करती हैं और फॉरवर्ड मूव करती हैं, ठीक है जी। यानी हमारा ये जो रिब केज है, जब हम सांस लेते हैं तो ये अपवर्ड मूव करता है और फॉरवर्ड बाहर की तरफ मूव करता है, ठीक है जी। और साथ ही साथ जो ये डायाफ्राम है इसकी शेप होती है डोम लाइक, यानी गुंबद नवा, डोम लाइक। और ड्यूरिंग जब हम बात कर रहे हैं इनहेलेशन की तो इसमें यही होता है कि जो डायाफ्राम है इसमें ये होता है कि लाइक अगर हम रिब्स की बात करें तो रिब्स जो है ये अपवर्ड मूव कर जाती हैं और फॉरवर्ड मूव करती हैं। अब जो डायाफ्राम है इसकी जो शेप है वो डोम लाइक होती है। डोम लाइक से मुराद ये है कि ये कुछ शेप इसकी लाइक अगर हम देखें तो ये इस तरह की शेप की मानंद होता है। और कुछ सिचुएशन ऐसी आती हैं कि इसकी कंडीशन जो है वो लेस डोम लाइक हो जाती है। अब अगर आप ये देखें तो यहाँ पे आपको ये पता चल रहा है कि ये फुली डोम लाइक है, ठीक है जी। ये जो इमेज है ये फुली डोम लाइक है, जबकि अगर आप इसको देखें तो ये लेस डोम लाइक है। यहाँ पे ये फुल डोम लाइक है डायाफ्राम और यहाँ पे लेस डोम लाइक है। अब आपको एक इमेज से पता चल रहा होगा कि इस कंडीशन में ये रिलैक्स है, इस कंडीशन में ये रिलैक्स है और इस कंडीशन में ये कॉन्ट्रैक्ट हुआ है, ठीक है जी। यानी इस कंडीशन में रिलैक्स है और इस कंडीशन में कॉन्ट्रैक्ट है। और दूसरी तरफ आप ये देखें कि अगर तो ये जाहिर सी बात है कि रिलैक्स फेज में है तो रिलैक्सिंग फेज में ये ऊपर की तरफ मूव कर रहा है, ठीक है जी, अपवर्ड मूव कर रहा है। और कॉन्ट्रैक्ट में क्या हुआ कि ये बिल्कुल नीचे आ गया, कॉन्ट्रैक्ट हो गया, ठीक है जी। तो ये डायाफ्राम जो है इसके दो फेजेस होते हैं, जिसमें डायाफ्राम रिलैक्स फेज में इस तरह से डोम लाइक, फुल डोम लाइक, और ड्यूरिंग कॉन्ट्रैक्शन जो है ये लेस डोम लाइक। तो अब अगर हम यहाँ पे बात करें, लाइक हम इनहेलेशन की बात कर रहे हैं, तो इनहेलेशन में अगर हम देखें तो हमारा जो प्रोसेस कुछ इस तरह से है कि इसमें जो डायाफ्राम हमारा है जो कि डोम लाइक है वो कॉन्ट्रैक्ट करेगा, ठीक है जी। लाइक कॉन्ट्रैक्ट करेगा तो उसकी सिचुएशन कुछ इस तरह से हो जाएगी, ठीक है जी। तो अब हमें पता चल गया कि रिब्स जो हैं, जो हमारी रिब्स हैं उन्होंने अपवर्ड मूव किया और फॉरवर्ड मूव किया। डायाफ्राम जो कि डोम लाइक था वो कॉन्ट्रैक्ट करके इस शेप में आ गया। तो जब ये डायाफ्राम जो है जब ये कॉन्ट्रैक्ट करेगा तो इसकी कॉन्ट्रैक्शन से क्या होगा कि जो लंग्स हैं इनके अंदर जो प्रेशर है वो प्रेशर डिक्रीज़ हो जाएगा। तो जैसे प्रेशर डिक्रीज़ होगा तो एयर जो है वो बॉडी के अंदर जो है एंटर होगी, ठीक है जी। लाइक प्रेशर डिक्रीज़ करेगा लंग्स का, ठीक है जी। तो लंग्स का जब प्रेशर जो है वो डिक्रीज़ करेगा तो फिर बाय द प्रोसेस ऑफ डिफ्यूजन जो ऑक्सीजन है वो इनसाइड जो है बॉडी के वो मूव करेगी, ठीक है जी। इन अदर केस यहाँ पे क्या होगा कि रिब्स जो हैं वो डाउनवर्ड मूव करेंगी, डाउनवर्ड मूवमेंट होगी रिब्स की, और इनवर्ड, ठीक है जी। और साथ ही साथ जो डायाफ्राम है वो रिलैक्स हो जाएगा। जब डायाफ्राम रिलैक्स हो जाएगा तो लंग्स के अंदर जो प्रेशर है वो इंक्रीज़ हो जाएगा। तो जब प्रेशर इंक्रीज़ हो जाएगा तो एयर जो है वो एक्सपेल्ड आउट होगी, बाहर की तरफ मूव कर जाएगी। क्योंकि बाय द प्रोसेस ऑफ डिफ्यूजन हम जानते हैं कि मूवमेंट जो है वो हाई टू लो कंसंट्रेशन की तरफ होती है। तो जहाँ पे प्रेशर ज़्यादा होगा वहाँ से जो एयर है वो कम प्रेशर वाली साइड की तरफ मूव कर जाएगी। तो यहाँ पे क्या था कि प्रेशर डिक्रीज़ हो गया था, तो प्रेशर डिक्रीज़ होने की वजह से एटमॉस्फेयर में प्रेशर बढ़ गया तो एयर इनसाइड मूव कर गई। और इस कंडीशन में क्या हुआ था कि जो प्रेशर है वो इंक्रीज़ हो गया, तो इसका मतलब है कि एयर जो है वो अब आउटसाइड मूव करेगी बॉडी से, ठीक है जी।
तो ये एक जनरल मैकेनिज़्म होता है इंस्पायरेशन का और एक्सपायरेशन का। तो इसमें आपने ये दो बातें जो हैं ये भी बहुत इंपॉर्टेंट हैं, इनको आपने याद रखना है। इसके अलावा अगर जनरल अगर हम देखें लंग्स की बात करें तो लंग्स की जो कैपेसिटी है वो होती है अबाउट 5 लीटर्स, 5 लीटर्स, ठीक है जी। अब इस 5 लीटर में अगर हम नॉर्मल रेस्टिंग फेज़ की बात करें तो सिर्फ़ और सिर्फ एक्सचेंज होता है ½ लीटर का, यानी कि जस्ट जो ½ लीटर है ना इसका एक्सचेंज होता है। 5 लीटर में से सिर्फ ½ लीटर का एक्सचेंज होता है, यानी 5 लीटर गैस होल्ड करने की कैपेसिटी होती है इसकी लंग्स की। तो रेस्टिंग कंडीशन में सिर्फ इतने लीटर का एक्सचेंज होता है, जबकि अगर हम बात करें एक्सट्रीम कंडीशन की तो उसमें 3.5 लीटर का एक्सचेंज होता है, और जो रिमेनिंग बचता है 1.5 लीटर वो रेजिडुअल वॉल्यूम इसका बच जाता है। ये रेजिडुअल वॉल्यूम है जो बचा रहता है। ये क्यों? क्योंकि अगर सारा का सारा फुल अप हो जाए तो फिर चांसेस हैं कि लंग जो है वो एक्सपेंड होकर फट सकते हैं, तो इस वजह से रेजिडुअल वॉल्यूम का होना लाजमी है। तो अगर तो आपसे पूछा जाए कि रेस्टिंग फेज़ में जो एक्सचेंज हो रहा होता है लंग्स के दरमियान गैसेस का वो कितना है, तो वो ½ लीटर है। टोटल वॉल्यूम कितना है होल्डिंग करने का कैपेसिटी, वो है 5 लीटर। एक्सट्रीम कंडीशन में कितना होगा 3.5 लीटर, और अगर आपसे पूछा जाए कि उसका रेजिडुअल वॉल्यूम कितना है तो वो 1.5 लीटर, ठीक है जी। अब इसके अलावा ये होता है कि अगर हम बात करें तो हमें ये पता चलता है कि जब हम एक्सरसाइज कर रहे हैं तो उस टाइम पे ज़ाहिर सी बात है ब्रीथिंग रेट फास्ट होता है, और जब हम नॉर्मल कंडीशन में है तो ब्रीथिंग रेट जो है वो स्लो डाउन होता है। अब ये सारा का सारा काम होता है हमारे बॉडी के ऊपर कि जब हम बहुत ज़्यादा एक्सट्रीम एक्सरसाइज करते हैं तो हमारी जो मसल्स हैं इनको ऑक्सीजन चाहिए होती है, तो उतनी फास्टली ऑक्सीजन अब कैसे आएगी? ज़ाहिर सी बात है कि जो ब्लड है उसमें डिज़ोल्व ऑक्सीजन जो है वो सारी मिलती जाएगी मसल्स को, तो पीछे ऑक्सीजन की कमी होती जाएगी। तो फिर सारा रिस्पॉन्स जाता है हमारे ब्रेन के हाइपोथैलेमस को। वो हाइपोथैलेमस क्या करता है कि हमारे सीधा रिस्पॉन्स देता है लंग्स को, हार्ट बीट इंक्रीज़ होती है, ब्लड सप्लाई तेज़ होती है, लंग्स का जो मैकेनिज़्म है ब्रीथिंग का वो फास्ट होता है, ज़्यादा ऑक्सीजन जो है वो ब्लड में डिज़ोल्व होती है और मसल्स को वो प्रॉपर वे में मिलती है। तो ये प्रोसेस जो है इसे हम कहते हैं कि ये हमारा एक ब्रीथिंग का जनरल मैकेनिज़्म है, और इन पॉइंट्स को आपने याद रखना है कि किस किस वे में क्या क्या काम होता है। जस्ट हमने इसको देखना था MD-CAT पॉइंट ऑफ व्यू से कि किस फेज़ में क्या प्रोसेस होता है और किस वे में क्या प्रोसेस होता है। इसके अलावा कुछ आप अमाउंट्स भी याद रख लें, जैसे कि कितनी अमाउंट ऑक्सीजन की इनहेल होती है वो होती है 21%, और एक्सहेल कितनी अमाउंट होती है वो होती है अबाउट 16%, यानी 21% हम उसको इनहेल करते हैं ऑक्सीजन को और 16% जो है वो एक्सहेल करते हैं। और इसी के साथ साथ अगर हम देखें तो जैसे कार्बन डाइऑक्साइड है, कार्बन डाइऑक्साइड की हम अमाउंट जो इनहेल करते हैं वो होती है 0.04% और एक्सहेल करते हैं 4%। अब यहाँ से आप अंदाज़ा लगा लें कि कार्बन डाइऑक्साइड जो है वो एंटर भी होती है पर ज़्यादा तौर पर वो एक्सपेल्ड होती है, जबकि ऑक्सीजन ज़्यादा एंटर होती है और कम बाहर जाती है। इसी के साथ साथ अगर हम नाइट्रोजन की बात करें तो नाइट्रोजन जो है वो जितनी आती है उतनी ही वापस चली जाती है, लाइक 79% उसकी अमाउंट जो है वो इनहेल होती है और इतनी ही अमाउंट उसकी एक्सहेल होती है, क्योंकि उसकी वजह यह क्योंकि ये इनर्ट गैस है, ये अनरिएक्टिव है। और साथ ही साथ जो वाटर वेपर्स की अगर हम बात करें तो वेरिएबल इनहेल्ड होते हैं और जाते बाहर सैचुरेटेड फॉर्म में हैं। तो ये कुछ हमारे पॉइंट्स थे, इनको आपने याद रखना है मैकेनिज़्म ऑफ ब्रीथिंग के लिहाज से, और ये दो उसके मेन स्टेप्स हैं, ठीक है। इनको आपने बस ये जनरल पॉइंट्स इनका आपको पता होना चाहिए। ओके, थैंक्स।